हेलो, नमस्कार आप सभी को। पिछली क्लास में मैंने आपको कहा था कि एचटेट से संबंधित जो क्वेश्चन पिछली सालों में आए हुए हैं, उन्हीं का अभ्यास हम अब करेंगे। तो देखिए बेटा, जो हमारा पीवाईक्यू 2021 का, ठीक है, उसमें जो 15 क्वेश्चन आते हैं सभी के उसमें आते हैं, ये लेवल 2 में भी आते हैं, 3 में भी आते हैं, 1 में भी आते हैं। तो उसी से संबंधित देखो, ये लेवल 2 का पीवाईक्यू है 2021 का। तो इसमें 15 जो क्वेश्चन आपके हिंदी के हैं, उनको पूरा व्याख्या के साथ हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है, आपकी स्क्रीन पर भी है, कि किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है। किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है। तो देखो बेटा, इसमें भाववाचक संज्ञाएं दी हुई हैं, जैसे बचपन, कैशोर्य, मातृत्व और ऐश्वर्य। कौन कौन सी? बचपन, मातृत्व, ये क्रम से देख लीजिए। वैसे तो आपको पता ही होगा कि सेम लगभग सबके जो सेट होते हैं उनमें क्रम अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देती हूँ। जैसे लिखा है बचपन, कैशोर्य, कैशोर्य, मातृत्व और ऐश्वर्य। क्या है? ये चारों ही भाववाचक संज्ञाएं हैं, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि भाववाचक संज्ञा तो ये है, लेकिन हमको बताना क्या है कि इनमें से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनी है। तो देखिए, जैसे कि बचपन है, बचपन तो भाववाचक संज्ञा ही है, ठीक है। कौन सी संज्ञा हो गई? भाववाचक, ये तो ठीक है। कैशोर्य है तो किशोर, ये किसको बताता है? जातिवाचक को। किसको बताता है बेटा? जातिवाचक संज्ञा को, ठीक है। अगला है मातृत्व। मातृत्व भी भाववाचक संज्ञा है। मातृत्व भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अब पूछा क्या गया है कि भाववाचक संज्ञा से जो कौन से व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक बना है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है ऐश्वर्य, ईश्वर। तो ये जो ईश्वर शब्द है, ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका भाववाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो गई बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सही आंसर इसमें क्या आएगा? ये आएगा, ऐश्वर्य, ठीक है। ये है आपके आंसर। इसका सही क्या है? ऐश्वर्य है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो ये ईश्वर है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। हमसे यही बात पूछी गई है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है, तो इस व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक का निर्माण हुआ है। ये शब्द माता, ये भाव को ही दर्शाते हैं, और ये एक जाति को दर्शाता है, ये भी भाव है, ठीक है बेटा। अगला प्रश्न आपका है दूसरे नंबर पर, कि किस विकल्प में संकेतार्थक वाक्य है। तो इसमें देखो, वाक्य के जो भेद होते हैं अर्थ के आधार पर, उनमें से पूछा गया है कि संकेतार्थक कौन सा है। तो देखो, विकल्प लिखा हुआ है प्रियतम मेरा मित्र है। तो प्रियतम मेरा मित्र है, सरल वाक्य है ये, ठीक है। दूसरा क्या है? हो सकता है कल मौसम ठीक हो जाए। तो इस पे एक बार देख लीजिए, दूसरे नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, क्या कह रही है कि किस विकल्प में संकेतार्थक वाक्य है। तो पहला जो लिखा हुआ है कि हमें बताना क्या है? संकेतार्थक वाक्य बताना है कौन सा है इनमें से, ठीक है। तो संकेतार्थक वाक्य में देखो, पहला है प्रियतम मेरा मित्र है। तो ये तो सरल वाक्य है। कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। दूसरे नंबर पर है यदि तुम आओ, यदि तुम आओ तो मैं चलूं, ये लिखा है। अब इसमें देखो बेटा, यदि तुम आओ,
ये इसमें किसकी तरफ इशारा किया गया है? तुम की तरफ, कि यदि तुम आओ तो मैं चलूं। ठीक है, तो संकेत किसकी तरफ किया गया है? तुम की तरफ। तो इसमें ये जो वाक्य है ये कौन सा हो जाएगा फिर? ये हो जाएगा आपका संकेतार्थक वाक्य। कौन सा हो जाएगा? संकेतार्थक वाक्य। ठीक है बेटा, तो आंसर सही कौन सा है? ये है, यदि तुम आओ तो मैं चलूं। फिर भी अगला भी देख लेते हैं। हो सकता है कल मौसम ठीक हो जाए, संभावना है, जरूरी नहीं है कि हो जाए। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? संदेहात्मक वाक्य या संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, राजेश अपना कमरा साफ करो। चौथा जो पॉइंट है, राजेश अपना कमरा साफ करो, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? आज्ञार्थक हो गया। ठीक है बेटा, तीसरा देखिए, तीसरा जो प्रश्न है, तीसरे प्रश्न पर लिखा हुआ है, प्रत्यय की दृष्टि से किस शब्द की रचना अनुचित है? स्क्रीन पे लिख लगा होगा, देख लेना बेटा। तीसरा जो प्रश्न है वो है आपका, प्रत्यय की दृष्टि से किस शब्द की रचना अनुचित है? लिखा है नंबर 1 मुरैला, नंबर 2 कंटीला, तीसरे नंबर पर है विलीन और चौथा है ससुराल। तो इसको एक बार देख लेते हैं। लिखा है मुरैला, क्या बताना है हमें? प्रत्यय जो है इनमें से बताना है प्रत्यय कौन सा अनुचित है। प्रत्यय की दृष्टि से किस शब्द की रचना अनुचित है? तो शब्द लिखा हुआ है पहले नंबर पर मुरैला, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया? एला। कौन सा प्रत्यय हो गया बेटा? एला प्रत्यय। ठीक है, नंबर 2 पे लिखा हुआ है ये शब्द कंटीला, कंटीला, तो कांटा ईला, ये ईला प्रत्यय हो गया, कंटीला। ठीक है बेटा, ईला प्रत्यय। ठीक है, अगला तीसरे नंबर पर है आपका विलीन। अब इसमें ये देखिए, ये जो शब्द है इसके यदि हम पीछे से इसका इस प्रत्यय निकालने की कोशिश करते हैं तो जो शब्द है वो अपना अर्थ ही खो रहा है, क्योंकि ये प्रत्यय है ही नहीं। तो फिर क्या है? ये क्रिया है। क्या है बेटा? ये क्रिया है। ठीक है, इसलिए आंसर कौन सा सही होगा? तीसरा सही होगा। ठीक है, चौथा भी देख लेते हैं, ससुराल। चौथा क्या है? ससुराल। ससुराल, जहां ससुर का घर होता है। तो यहाँ पे कौन सा? ये शब्द अलग निकल गया और पीछे का जो शब्द है वो कौन सा बन गया? आलय। आलय भी बोलते हैं और आलय भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपका प्रत्यय हो गया। तीसरा पॉइंट क्लियर है। अगला देखिए, चौथे नंबर पर है समास। समास में ये क्या कह रहा है? समास में लिखा है जैसे विग्रह की दृष्टि से, समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प उचित है? कि समास का जो विग्रह करते हैं उस आधार पर हम बताएं कि कौन सा जो विकल्प है इसमें से, चारों में से, वो उचित होगा। तो चलो करके देखते हैं। पहला है, हमें क्या बताना है? समास विग्रह की दृष्टि से हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प है आपका वो उचित है। तो उचित में देखिए, ये उचित और अनुचित बहुत ध्यान से आपको प्रश्न पढ़ना चाहिए बेटा। लिखा हुआ है हथकरघा, हथकरघा। नंबर 2 पे लिखा हुआ है भुजग, भुजग। नंबर 3 पे लिखा है देशभक्ति। ठीक है, चौथे पे लिखा हुआ है आपका, ये है पशु बलि, पशु बलि। ठीक है, अब हथकरघा है। हथकरघा मतलब हाथ से
चलाने वाला करघा या चलाने वाला या चलने वाला, हाथों से चलने वाला करघा, हाथों से चलने वाला करघा, ये लिखा है। ठीक है, अब अगला है भुजग। भुजग लिखा हुआ है जो भूमि से जन्म लेने वाला, भूमि में जन्म लेने वाला। देशभक्ति के लिए लिखा है देश के द्वारा भक्ति। ठीक है, अब पशु बलि के लिए लिखा है पशु के लिए बलि। अब आप ये बताओ कि भुजग भूमि में जन्म लेने वाला, ये गलत हो गया क्योंकि ये तो सांप होता है, सर्प के लिए कहा गया है देशभक्ति। देश के द्वारा भक्ति होती है या देश के लिए भक्ति होती है? ठीक है, तो ये भी विग्रह गलत हो गया। अगला है पशु बलि, तो पशु के लिए बलि, क्या पशु की बलि दी जाती है वो पशु के लिए दी जाती है? उसको बेचारे को मार दिया जाता है, क्या वो उसके लिए मारा जाता है? तो ये भी आपका विग्रह गलत हो जाता है। पशु, ये आप जो सही है वो कौन सा आएगा? हथकरघा, हाथों से चलाया जाने वाला करघा। ठीक है, ये होता है हथकरघा, इसका ये आंसर आएगा, हाथों से चलने वाला करघा। अगला जो आपका है 5वें नंबर का प्रश्न, तो 5वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से कौन सा शब्द अनु उपसर्ग से निर्मित नहीं है? ये आपको बताना है। निम्न में से कौन सा शब्द अनु उपसर्ग से निर्मित नहीं है? तो देखिए इसमें यहां क्या आ गया? उपसर्ग आ गया। ये भी आप साथ के साथ ध्यान रखते जाइए कि कौन से टॉपिक्स जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, प्रत्यय भी है, समास भी है, मुहावरा भी है, लोकोक्ति भी है। ठीक है, और उपसर्ग भी है। तो देखिए निम्न में से कौन सा शब्द अनु उपसर्ग से निर्मित नहीं है? तो शब्द देख लेते हैं। लिखा है आनुपातिक, अनुदात, अनुदित, अनुरंजक। ठीक है, तो देखिए आनुपातिक, अब इसको तो हम जो बोल के देखते हैं इसमें तो वैसे ही पढ़ते आ रहा है। आनुपातिक, अनुदात, अनुदात। ठीक है, अगला है अनुदित। ठीक है, अगला है आपका अनुरंजक। अनुरंजक, ये 4 विकल्प हैं आपके। ठीक है, इसमें आप करके देखते हैं। हमें बताना क्या है कि ऐसा विकल्प, ऐसा इसमें से बताना है हमें कि जो अनु उपसर्ग से निर्मित नहीं है, बाकी सारे अनु उपसर्ग से निर्मित हैं। ठीक है, इसमें देखिए अब ये सारे ही अनु उपसर्ग से निर्मित हैं। ठीक है कौन सा नहीं? ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये अनुपातिक, इक प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। ठीक है, अनुपातिक, अनुपात में ठक प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। ठीक है, ये प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए ये जो शब्द है ये आपका प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है। ठीक है बेटा, वैसे अगर हम देखें तो अनु उपसर्ग से निर्मित तो अनुदात भी नहीं है। ठीक है, लेकिन क्योंकि उसमें उपसर्ग तो है, इसलिए जो ये प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, ये शब्द जो है ये उपसर्ग नहीं है। ठीक है बेटा, अगला जो प्रश्न है 6 नंबर का, वो है निम्न में से किस विकल्प का कथन गलत है? तो विकल्प दिए गए हैं 4 हमारे सामने, कौन कौन से हैं? 6ठा प्रश्न है ये। 6 नंबर का प्रश्न देखिए, लिखा है री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, यह और वह अर्ध स्वर हैं, अड़ और ढ उत्क्षिप्त वर्ण हैं, और विसर्ग लिखा हुआ है विसर्ग ध्वनि की गणना नासिक के वर्णों में की जाती है।
ये मैंने थोड़ा क्रम ऊपर नीचे कर दिया है बेटा। पहले क्रम पर है री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, दूसरे क्रम पर है विसर्ग ध्वनि की गणना नासिक के वर्णों में की जाती है, य और व अर्ध स्वर हैं, ड और ढ उत्क्षिप्त वर्ण है। तो देखो छठे प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि ये जो री है, सही बात है, इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, मूर्धा है। ठीक है, अगला है कि य और व अर्ध स्वर होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ये क्या होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं। ठीक है, अगला है ये इसमें ड और अढ़, ये जो शब्द हैं ये उत्क्षिप्त वर्ण की श्रेणी में आते हैं, उत्क्षिप्त वर्ण की श्रेणी में आते हैं, ये भी सही बात है। तो ये तीनों सही हो गए। गलत क्या हो गया कि विसर्ग ध्वनि की गणना नासिक के वर्णों में की जाती है। अब ये जो विसर्ग है, विसर्ग क्या है बेटा, ये है विसर्ग। ठीक है, अब विसर्ग को हम क्या बोलते हैं, ह बोलते हैं। किसी भी शब्द के साथ लगता है प्रातः काल, ठीक है, तो उसमें नाक की जो ध्वनि, नासिक की ध्वनि है वो तो नहीं निकल रही है, निकल रही है, आप खुद बोल के देख लीजिए। इसलिए जो सही इसका आंसर होगा वो कौन सा होगा, विसर्ग ध्वनि की गणना नासिक के वर्णों में की जाती है, यही गलत है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपका उत्तर होगा। अगला देखिए 7वें नंबर का, 7वें नंबर पे देखो 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हमें बताने हैं कि इनमें से, निम्न में से कौन सा विकल्प विदेशज है, किस विकल्प के सभी शब्द विदेशज हैं, ये लिखा हुआ है। तो शब्द देख लेते हैं, लाजवाब, मशीन, पवन, कारीगर, अतिशयोक्ति, कहानी, मुमकिन। पहले नंबर पर लाजवाब, मशीन और पवन, इसमें पवन देखिए आपका देशज हो गया, कारीगर अतिशयोक्ति हो गया, कहानी, मुमकिन, अमूमन, पक्षवार। ठीक है, अब चौथे नंबर पर इसका आता है किस्सा, स्कूल और हमला, ये तीनों ही शब्द विदेशज हैं। किस्सा, स्कूल और हमला, ये विकल्प दिया हुआ है। अब इनमें से देखो बेटा, ये जो किस्सा शब्द है ये अरबी का है, स्कूल है ये अंग्रेजी का है, हमला है ये अरबी का है। ठीक है, तो ये तीनों ही शब्द जो है ये किसके हो गए, ये हो गए आपके विदेशज शब्द। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है, हमें बताना है 8वें प्रश्न में, 8वां प्रश्न आपका होगा, 8वें प्रश्न में देखिए लिखा है पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत विकल्प है। ज्यादातर देखो आप ध्यान दीजिए, नहीं, अनुचित, असंगत, इस तरह के आ रहे हैं। तो आज जब हम करते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं, तो उचित अनुचित ये ध्यान ही नहीं देते, जबकि विशेष ध्यान आपको लास्ट में इस पर जरूर देना। बहुत ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ें। ठीक है बेटा, पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत विकल्प है। तो पर्यायवाची शब्द लिखे हुए हैं, जीभ, जीभ का क्या है, वाचा, रसना, वाणी, ये तो बिल्कुल ठीक है। अहंकार, अहंकार दंभ, दर्प और मद, ये भी ठीक है। अगला है किरण, किरण का है रश्मि, मयूख और प्रभा, बिल्कुल सही है। अगला है कौआ, कौआ का इसमें दिया हुआ है प्रियक, मधुदूत, अति सौरभ। कौआ का क्या दे रखा है बेटा, कौआ, अब देखो कौआ का क्या दे रखा है, प्रियक, मधुदूत, अति सौरभ। अब आप खुद ही इसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये कौआ का विकल्प पर्याय हो सकता है। बताना हमें, क्या असंगत बताना था ना, तो कौआ का पर्याय ये तीनों ही नहीं है। अच्छा, ये तीनों जो है ये किसका पर्याय है, ये है आम का पर्याय। किसका है बेटा, आम का पर्याय। तो फिर कौवे को क्या क्या कहते हैं, कौवे का पर्याय क्या क्या होगा, तो कौवे को कहते हैं काग, घंटी, काग, काकल, काक, घंटी। ठीक है,
और अलिजिह्व्य। ठीक है, अलिजिह्वा भी कहते हैं, अलिजिह्व्य और वायस, वायस और कागा। ठीक है, और इसके अलावा पिशुन, करटक। ठीक है, पिशुन भी इसको कहा जाता है, पिशुन। ठीक है, ये है कौवे का पर्याय। ठीक है, विकल्प में क्या दिया गया था? प्रियक दिया गया था, मधुदूत दिया गया था, अति सौरभ दिया गया था, जबकि ये तीनों ही किसके पर्याय हैं? आम के पर्याय हैं। ठीक है बेटा, कौवा का क्या है? ये है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है 9वें नंबर का। किस वाक्य में 9वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 कह रही है, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? आपने विशेषण भी पढ़ लिया था, मैंने पढ़ाया आपको। किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? शब्द है, वाक्य है नंबर 1, मैं नीली कमीज नहीं पहनता। ठीक है, दूसरा क्या है? इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। तीसरा क्या है? खेल का मैदान लंबा है। और चौथा क्या है? दिनेश अच्छा गायक है। तो अब हम इन्हें ही देख लेते हैं। पहले नंबर पर क्या है? मैं नीली कमीज नहीं पहनता, नीली कमीज। दूसरे नंबर पर क्या है? बहुत ओले गिरे। हमें विशेषण ही तो बताना है कि भाई परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है। तीसरे नंबर पर क्या है वाक्य कि इसमें से हमने विशेषण विशेषण को छांटा है पहले तो, जैसे बहुत ओले गिरे। मैदान कैसा है? मैदान लंबा है, मैदान लंबा है। ठीक है, चौथा क्या है इसमें? चौथा है दिनेश अच्छा गायक है। तो गायक कैसा है दिनेश? अच्छा, अच्छा गायक। अब आप देखो बेटा, ध्यान देना, कमीज है लेकिन विशेषता क्या है? नीली है। अब इस विशेषता में हमें बताना है कि विशेषण तो नीला हो गया, लेकिन ये विशेषण का कौन सा प्रकार है? तो ये किसको दर्शा रहा है? रंग को। ठीक है, किसको दर्शा रहा है? रंग को। तो ये कौन सा विशेषण हो गया? गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण की जो अगर हम परिभाषा देखें तो क्या है? रंग, रूप, गुण और आकार, दिशा, इन सभी को दर्शाता है। वहां कौन सा विशेषण होता है? गुणवाचक होता है। अब मैदान लंबा है। अब लंबा शब्द किसको दर्शा रहा है? आकार को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है बेटा? आकार को। ठीक है, अब आकार को दर्शा रहा है तो कौन सा विशेषण हो गया? गुणवाचक ही हो गया। ठीक है बेटा, अच्छा गायक है, ये इसका गुण है। क्या है? गुण है। तो ये भी कौन सा हो गया? गुणवाचक। ठीक है बेटा, अब बच गया ये, ओले गिरे हैं लेकिन बहुत गिरे हैं। तो ये क्या हो गया? परिमाण हो गया, परिमाणवाचक। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, परिमाणवाचक। तो आंसर हमारा क्या आएगा? ये आएगा। ठीक है बेटा, ये आप ध्यान रखें, परिमाणवाचक विशेषण बहुत ओले गिरे हैं, क्योंकि इसमें जो निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक होता है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक बहुत है, काउंटेबल नहीं है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 10वीं। अब प्रश्न संख्या 10 हमें क्या कह रही है? प्रश्न संख्या 10 कह रही है, विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। उक्त भाव की व्यंजक लोकोक्ति चुनिए। उक्त भाव की व्यंजक लोकोक्ति की ऐसी, अब हमें लोकोक्ति चुननी है जो हमने ये बात कही है उस पर सटीक ठहरे। ठीक है, तो अब वो लोकोक्ति हमें चुननी पड़ेगी। तो देखो कौन सी है। पहला है डूबते को तिनके का सहारा। दूसरा है
चुपड़ी और दो दो, यानी कि अच्छी चीज हो और वो भी अधिक मात्रा में मिल जाए तो वो उसको क्या कहेंगे, चुपड़ी और दो दो। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। चांदनी मतलब प्रसन्नता, खुशी मिल रही है, किस दिन के लिए, 4 दिन के लिए। और फिर अंधेरी रात, फिर क्या आ रहा है, दुख आ रहा है। तो सुख के पश्चात दुख भी आता ही है। अगला क्या है, आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि हमें क्या मिल गया, दुगुना लाभ मिल गया। आम से भी लाभ मिला और उसकी गुठलियों से भी हमें फायदा हुआ, यानी दुगना लाभ मिल गया। तो आंसर हमारा क्या आएगा, डूबते को तिनके का सहारा, यानी व्यक्ति डूब रहा है और यदि उसे थोड़ा सा सहारा मिल जाए तो वो भी उसके लिए बहुत होता है, काफी होता है। विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। तो इसका आंसर होगा डूबते को तिनके का सहारा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है 11वें नंबर का। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है कि किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। हमें क्या बताना है, सर्वनाम संबंधी, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। सर्वनाम संबंधी हमें अशुद्धि बतानी है। तो अशुद्धि में देखो लिखा है पहला वाक्य, तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है। तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है। तो ये जो शब्द है तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है, ये लिखा हुआ है। अब ये जो वाक्य है बेटा, इसके अंदर यह नहीं वह है बिल्कुल सही वाक्य है ये, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि इसमें नहीं है। अगला है मैं अपना कार्य कर रहा हूं, ये भी सही है, मैं अपना कार्य कर रहा हूं। मैं अपना कार्य कर रहा हूं। ठीक है, तीसरे नंबर पर इसमें क्या लिखा है, लिखा है जिसने भी खाया सराहा है। जिसने भी खाया सराहा है, खाया है, जिसने भी खाया है सराहा है। अब ये तीनों ही वाक्य सही हैं। ठीक है, अब ये चौथा और एक बार देख लीजिए, चौथे में क्या लिखता है कि मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा, जबकि आएगा क्या कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो इसमें जो मेरे को शब्द है, मेरे को, मेरे को, ये जो लिखा हुआ है शब्द ये गलत है सर्वनाम की दृष्टि से, तो ये अशुद्धि हो गई। आंसर कौन सा हो गया, चौथा हो गया आपका। ठीक है बेटा, अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 12वीं कहती है विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म पहचानिए। तो हमें अगला क्या बताना है, विलोम शब्द बताने हैं। विलोम शब्द देखो, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म लिखा हुआ है बद, विलोम शब्द है ये दो, ये चारों ही, और इसमें से हमें अनुचित बताना है। क्या बताना है, अनुचित बताना है। तो क्या है, नंबर 1 पे लिखा है बद, अब बद का क्या हो गया, नेक हो गया, तो ये तो हमारा सही है। दूसरे नंबर पर क्या है आपका, दूसरा आता है आपका, लिखा है दुःचरित्र निश्चरित्र, दुष्चरित्र और निश्चरित्र लिखा है, निश्चरित्र। ठीक है, अगला क्या लिखा हुआ है तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर लिखा है
विस्तृत और संक्षिप्त, विस्तृत और संक्षिप्त, संक्षिप्त, ठीक है। चौथे नंबर पर आपका लिखा है मधुर, मधुर कटु, मधुर कटु, ठीक है। अब आप देखो, बद का नेक, ठीक है, विस्तृत का संक्षिप्त, ठीक है, विस्तृत मतलब बड़ा और संक्षिप्त मतलब छोटा, ठीक है। मधुर, मधुर मीठा, कटु कड़वा, ये भी सही है। तो ये तीनों ही सही है। नंबर दूसरे को देख लेते हैं। दूसरा है दुष्चरित्र, इसका क्या आएगा? सच्चरित्र, इसका आएगा सच्चरित्र, ठीक है, सच्चरित्र, ये आएगा बेटा, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो विलोम है, इसमें अनुचित कौन सा? ये होगा दूसरे नंबर का, ठीक है। हमें यही बताना था कि कौन सा युग्म जो है वो अनुचित है, पहचान करनी थी। अगला प्रश्न आपका आता है, ये प्रश्न संख्या 12वीं थी शायद बेटा, 12वीं थी, 12वां, 13वां देखिए। अब क्रिया के संबंध में कौन सा युग्म अनुचित है? वही है, आप लगातार आप देख रहे हैं कौन सा असंगत है, कौन सी अशुद्धि है, कौन सा अनुचित है, यही सब आ रहा है, ठीक है। क्रिया के संबंध में कौन सा युग्म अनुचित है? पहला है भिखारी सड़क पर चिल्ला रहे थे, अकर्मक क्रिया है, ये सही है, ठीक है। राधा श्याम को पत्र लिखती है, अब इसमें दो क्रियाएं प्रयोग में लाई जा रही हैं, ठीक है। बगीचे में मोर नाच रहा है, ये जो शब्द है इसमें लिखा है सकर्मक क्रिया, ये अकर्मक क्रिया है, ठीक है, कर्म हो रहा है। अगला है वह विद्यालय से आकर खाना खाएगा, तो इसमें कौन सी क्रिया है? दो पूर्वकालिक क्रिया, कि विद्यालय से आएगा और फिर खाना खाएगा, ठीक है बेटा। तो ये 13वां प्रश्न आपका है। अगला है 14वें प्रश्न में, किस विकल्प में संधि विच्छेद अनुचित है? इसमें भी आपको अनुचित ही बताना है। तो देखिए लिखा है संधि विच्छेद, अब ये संधि जो विच्छेद है, इसमें संधियां सारी ही आपकी ये है विसर्ग संधियां, ठीक है, विसर्ग संधि है। जैसे लिखा है बहिरेखता, नंबर पहले पर बहिरेखता, नंबर 2 पर आशीर्वचन, नंबर 3 पर आशीर्वचन रतिरंश, रतिरंश, चौथे नंबर पर है आपका तपचर्या, तपचर्या, इसको तपश्चर्या बोलेंगे क्योंकि श जो है श हट जाता है और विसर्ग संधि में हलंत, ये विसर्ग संधि लग जाती है। जैसे ये बहिरेखता है तो ये रे जो है ये हटेगा और लिखा क्या जाएगा? बही जमा एकता, तो ये तो लिखा हुआ ही है, लिखा है ना ऐसे बही जमा एकता, तो ये हमारा ये भी सही है। अगला क्या है? आशीवचन, तो आशी जमा वचन, इसमें भी रे हट गया। इसमें क्या लिखा हुआ है? रति जमा रंश, रति जमा रंश। अब ये है तप है, तप है जमा चर्या, ये लिखे हुए हैं बेटा। अब इसमें हमें बताना क्या है? संधि विच्छेद तो है लेकिन अनुचित कौन सा है, कौन सा अनुचित है। अब अनुचित जब हमें बताना है तो ये तो उचित है, बही जमा एकता, ठीक है। आशी जमा वचन, दोनों में रह था, ये हटा दिया है। रति रंश, ये हमारा अनुचित है, ठीक है, ये रंश नहीं आएगा, ठीक है बेटा, विसर्ग लगने के बाद ये शब्द नहीं आएगा। अगला क्या है? तपश्चर्या, इसमें श हट गया, विसर्ग संधि लग गई, ठीक है, तो ये क्या हो गया? तपश्चर्या। तो सही जो उत्तर है अनुचित है
वो कौन सा होगा? रतिरंश। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला लास्ट क्वेश्चन आपका है 15वें प्रश्न में क्या कहता है कि निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है? निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है? नहले पर दहला, जैसे लिखा हुआ है नहले पर दहला, बत्ती सी बंद होना, सिर का पसीना पांव तक आना, थाली का बैंगन होना। तो नहले पर दहला मारना मतलब करारा जवाब देना किसी को, ठीक है, कि ये अच्छा किया नहले पे दहला मार दिया। ठीक है, बत्ती सी बंद होना कि बहुत बोल रहा था उसकी बत्ती सी बंद कर दी, यानी कि चुप करा दिया। सिर का पसीना पांव तक आना, तो पसीना सिर का पांव तक आना मतलब बहुत परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना। थाली का बैंगन होना, इसमें लिखा है सर्व सुलभ होना, जबकि थाली का बैंगन जो है वो मौका परस्त होता है, अस्थिर विचार वाला होता है, जहां मौका देखता है उधर ही वो लुढ़क जाता है। ठीक है, अपना फायदा देखता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम इसका जो सही इसका जो विग्रह है वो है अस्थिर विचार वाला। थाली का बैंगन मतलब अस्थिर विचार वाला, वो कभी भी एक जगह पर नहीं टिकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो अभ्यास श्रृंखला पहली है लेवल 2 की है बेटा ये, ठीक है, तो ये अच्छी लगी होगी। अगली अभ्यास का जो दूसरा पार्ट है वो अभी मैं जल्द ही आपके सामने लेकर आऊंगी। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है।